एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक मंदिर में घूमने जाता है। उस मंदिर की चारों तरफ चर्चा होती है कि फलानी जगह पर एक मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना है। दोस्तों, वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होता है और पहुंच जाता है उस मंदिर के पास। अब वो सभी बाइक से उतरते हैं, लेकिन वो लड़का जब बाइक से उतरता है तो उसे सामने एक बुजुर्ग जोड़ा, मतलब एक पति पत्नी लग रहे हैं दूर से देखने में, और वो काफी बुजुर्ग हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। दोस्तों, ये लड़का दूर से देखता है तो इसके दिल में एक दर्द सा होता है और दुख होता है। और मन ही मन सोचता है कि इनका भी कहीं पर कोई परिवार होगा, इनका भी कोई जानने वाला होगा, लेकिन इस बुढ़ापे के वक्त में देखो ये अकेले कैसे रह गए। कैसा वो परिवार होगा जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया। मेरे दादी दादा को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। ये मन में विचार लाते हुए अब ये लड़का इन दोनों की मदद करना चाहता है, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब होती है। दोस्तों, जैसे जैसे ये लड़का उनके पास पहुंचता है तो इसे एहसास होता है कि ये तो मैंने कहीं देखे हैं, इनकी शक्ल तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। लेकिन जैसे और थोड़ा करीब पहुंचता है तो वो समझ जाता है और वो एक सदमे से में इन दोनों के पास बैठ जाता है और कहता है कि दादी दादा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो शादी में गए हैं। माँ ने मुझे बताया है कि तुम्हारे दादी दादा गांव शादी में गए हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर हैं और देखने में लग रहा है आप काफी दिनों से यहाँ पर हैं। तो वो दादी दादा अपने पोते को देखते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि एक पोते को कैसे पता नहीं चला कि उसके दादी दादा एक मंदिर पर भीख मांग कर खा रहे हैं? क्योंकि क्या वो पोता अपने घर में नहीं रहता है? और क्यों एक बुजुर्ग दंपत्ति या पति पत्नी इतनी बुरी हालत में उस पोते को मिलते हैं? इन सभी चीजों के आपको अगर जवाब सुनने हैं या जानना है तो वीडियो को आपको आगे जरूर देखना होगा। दोस्तों, ये कहानी मेरा पक्का दावा है आप लोगों में एक सीख कायम कर कर जाएगी। आप लोगों को बताएगी कि किस तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं। जो अपना कॉलर ऊंचा करके रहते हैं ना, शायद उन लोगों में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक पोते से। पोता जिसका नाम सौरभ होता है। सौरभ के परिवार में इसकी माँ है, पिता है और दादी दादा हैं। सौरभ जो अपने दादी दादा पर जान छिड़कता था। अगर सौरभ एक शरीर है तो उसका जो दिल है वो दादी दादा थे। वो अपने दादी दादा से बहुत लगाव था और उनके ही पास वो 12वीं क्लास तक अपने दादी दादा के ही पास सोया करता और बहुत प्यार करता है अपने दादी दादा से। जो वो एक शब्द कहते हैं ना, वो तुरंत उस काम को पूरा कर देता है जो सौरभ होता है। अब सौरभ की दोस्तों 12वीं क्लास हो जाती है तो सौरभ के जो माँ बाप होते हैं वो एक फैसला लेते हैं कि हमारा एक लौता बेटा है, हम इसे विदेश पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, सौरभ एक पल के लिए तो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने दादी दादा से दूर नहीं होना चाहता था। लेकिन वही दादी दादा उसे समझाते हैं कि बेटा, अगर तुम पढ़ लिख कर बड़े बनोगे तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही होगी और हम फिर तुम्हारे पैसों पर ऐश करेंगे। एक पोते को समझाया जाता है और सौरभ यहाँ पर समझ जाता है और सौरभ का जो पिताजी होता है उसके कागज तैयार कर देता है विदेश जाने के। दोस्तों, सौरभ विदेश पहुंच जाता है और वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। पढ़ाई होते होते 1 साल हो जाता है। सौरभ एक दिन भी नहीं रह पाता है अपने माँ बाप या दादी दादा से बात करे बिन। वो शाम की नींद तभी लिया करता, पहले अपने घर वालों से बात करता है। अब दोस्तों, जैसे ही 1 साल बीतता है सौरभ को विदेश में, तभी वो अपने माँ बाप से तो बात करता है, लेकिन जब भी वो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ मुझे दादी से बात करनी है या दादा से बात करनी है, तो वो माँ इधर उधर की बातें कर दिया करती कि तुम्हारी दादी मंदिर गई हैं या यहाँ पर है नहीं, तुम्हारे दादाजी भी यहाँ पर नहीं हैं। तो सौरभ हमेशा ये सोच लिया करता कि शायद कुछ होगा जो मुझसे बात नहीं हो पा रही हैं। दोस्तों, धीरे धीरे सौरभ को 2 साल विदेश में निकल जाते हैं। अब सौरभ और भी बड़ा हो चुका था, 12वीं करके यहाँ इंडिया से गया था। अब 12वीं के आगे 2 साल भी उसने विदेश में निकाल दिए, तो वो काफी समझदार हो जाता है इन 2 सालों के भीतर, क्योंकि अकेला रहता है। अब सौरभ के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद सौरभ की छुट्टियां पड़ती हैं और वो अपनी माँ से बात करता है। लेकिन अब वो एक प्लान बनाता है, कहता है कि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगा, क्योंकि उसी वक्त उसके दादी दादा की शादी की सालगिरह आ रही थी, एनिवर्सरी।
तो वो चाहता था कि मैं अपने दादी दादा को एक सरप्राइज दूं, उनके सामने एकदम से जाऊंगा तो वो भी हैरान हो जाएंगे और मैं अच्छा सा गिफ्ट लूंगा उनके लिए। अब दोस्तों सौरभ अपना बैग पैक करता है और एरोप्लेन से पहुंच जाता है इंडिया। इंडिया आने के बाद सौरभ किसी को भी कुछ नहीं बताता है और सीधा घर पहुंच जाता है। हाथ में फूल है, कुछ गिफ्ट हैं और 2 बैग हैं उसके पास। अब जैसे ही दरवाजा लॉक करता है तो दरवाजे को सौरभ की माँ खोलती है। माँ जब दरवाजा खोलती है तो सौरभ कहता है कि माँ आप चुप रहना, मुझे दादी दादा से बात करनी है और उनके सामने जाना है। अब जो माँ अपने बेटे को एकदम से दरवाजे पर देखती है तो भाई उस माँ की तो हवाइयां उड़ जाती हैं कि हमसे तो इसने कुछ भी नहीं कहा और ये एकदम से यहाँ पर आ गया। अब यही बात सौरभ अपनी माँ को कहता है कि माँ आप एक साइड हो जाइए, मुझे दादी दादा के कमरे में जाना है, बिल्कुल शोर मत करना, कल उनकी एनिवर्सरी है ना, तो मैं एडवांस में उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोलूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर सौरभ की माँ उन्हें रोकती है, सौरभ को कहती है कि तुम इतने उतावले हो रहे हो, इतनी दूर से आए हो, नहीं पानी पिया है, नहीं कुछ बैठे हो और दरवाजे से ही ये सब कुछ शुरू हो गया है, तुम्हारे दादी दादा यहाँ पर नहीं है। तो सौरभ कहता है क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं, वो गांव किसी शादी में गए हैं। तो सौरभ कह देता है शादी में गए हैं माँ, मैंने तो बहुत प्लान किया था और बहुत अच्छे से मैं तो वहां पर से रेडी होकर आया हूँ। सौरभ उदास हो जाता है, फिर कहता है मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद तो घर आएंगे। और यहाँ पर उसकी माँ हैरान परेशान से अपने बेटे को पानी पिलाती है, खाना वाना भी बनाती है। अब वो दिन निकल जाता है, सौरभ सुबह उठता है। सुबह उठते ही कहता है कि माँ मेरा ना दादी और दादा के बिन मन नहीं लग रहा, 1 साल तो मुझे उनसे बात करे हो गई, मैं तो गांव ही जा रहा हूँ और गांव जाकर मैं दादी दादा से मिल लूंगा। दोस्तों माँ सुनती है तो परेशान हो जाती है कि अगर इसको पता चल गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरे बेटे के आगे। तो वो कहती है कि तू पागल है, जो दादी दादा के पास जाएगा, 2 दिन सब्र नहीं होता तो उससे वो अभी घर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सौरभ कहता है कि माँ बाप कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। तभी सौरभ के दोस्त आ जाते हैं, जो 12वीं क्लास के दोस्त होते हैं। अब वो सभी घूमने अपने गांव, अपने उस शहर में निकलते हैं। तो घूमते घूमते दोस्त कहते हैं कि सौरभ यहाँ पे पास ही में एक मंदिर है जो नया बना है, उसकी बहुत तारीफ होती है और बहुत सुंदर मंदिर है, चलो आज उस पर घूम कर आते हैं। तो सौरभ उनके साथ बाइक पर बैठ जाता है और पहुंच जाते हैं दोनों उस मंदिर पर। सभी जो उसके दोस्त होते हैं और सौरभ मंदिर पर पहुंच जाता है। दोस्तों मंदिर पर पहुंचते ही जो कहानी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, अब वो ही शुरू हो जाती है। सौरभ उनको देखता है, उनकी मदद के लिए उनके पास जाता है तो वो उसके दादी दादा निकलते हैं। जैसे ही सौरभ दादी दादा को उस हालत में देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि माँ बाबा, मम्मी ने तो मुझसे कहा था कि आप एक शादी में गए हो गांव की में, लेकिन आप तो यहीं पर हो। तो यहाँ पर वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति रोने लगते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के आंसू पोंछते और कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बीते पिछले 1 साल से किसी शादी सी में ही हैं, हम तो 1 साल से यहीं पर रह रहे हैं और यहीं पर खाना पीना हमारा इस मंदिर की वजह से हमारा पेट बढ़ रहा है। दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पर नोटिस करा दें, जितने भी हमारे मंदिर हैं या दरगाह हैं या चर्च हैं, उनकी वजह से लाखों भूखे लोगों का पेट भरता है। ये बात कहने लायक है और काबिल तारीफ है। मैंने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि जितने भी मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं या मस्जिद हैं, सभी पर जब ये भंडारे या खाना पीना चलता है तो बहुत लोगों के पेट भरा करते हैं और इन चीज़ों से भी बहुत लोगों की आत्मा प्रसन्न रहती है और शायद कुछ लोग तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है। तो ये मंदिर भी, गुरुद्वारे भी बहुत बड़ा सहारा हैं उन बेसहारा लोगों के लिए। अब यहाँ पर पोता है जो सवालों की बौछार कर देता है, कह देता है मुझे सारी सच्चाई जाननी है, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए और मम्मी पापा मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो अब दादी दादा सारी बात अपने पोते को बताते हैं, कहते हैं कि बेटा तू तो विदेश चला जाता है, उसके बाद तुम्हारी जो मम्मी थी वो अब हमसे परेशान होने लगी थी, क्योंकि जब तुम थे तो हम अपना सारा काम तुझी से करा लेते, कोई बाहर का काम या घर का काम तो तू हमारा काम हमेशा किया करता, लेकिन अब तुम्हारे मम्मी पापा को हमसे परेशानी होने लगी थी, वो बात बात पर मुझे डांटा करते, तरह तरह की बातें बोला करते। इन सब चीज़ों से मुझे फर्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक दुख सा होता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया है, जिनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जिनके सहारे बुढ़ापे का सपना देखा है, वो बच्चे आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं।
बेटा उसके बाद समय निकलता है और तुम्हारी मम्मी अब हमें बासा खाना देती, सूखी रोटियां देती जो हमसे चबती भी नहीं, और मतलब उससे हमारी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तुम्हारी माँ हमें जब बासा खाना दिया करती, सूखी रोटी, तो उन रोटियों को हम पानी में भिगो भिगो कर, थोड़ी सी सब्जी या तो बासी हुआ करती, मतलब ऐसा ही खाना दिया करती, और उससे हम अपना गुजारा कर रहे थे। अब उन बेकार खाने से या सूखे खाने से तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है। दादाजी की जब तबीयत खराब हो जाती है तो बेटा मैं तुम्हारे पिता से कहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी की हालत खराब है, तुम्हारी पत्नी बासा खाना देती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पिताजी 4 बातें मुझे ही सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दवाई की क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही बीमार रहोगे तभी तो भगवान के पास जाओगे, और बुढ़ापे में तो बीमारियां होती रहती हैं, तुम्हें दवाई की कोई जरूरत नहीं है, और जितना जल्दी तुम यहाँ से भगवान के पास जाओगे उतना ही मेरे ऊपर से तुम्हारा फंद कटेगा, या अल्लाह मतलब मेरे ऊपर से तुम्हारा बोझ हटेगा। बेटा जिस दिन मैंने तुम्हारे पिताजी के मुंह से ये बातें सुनी थी, क्योंकि बहू तो पराई है लेकिन बेटा तो मेरा अपना है, उसकी बातें मेरे दिमाग और दिल में घर कर जाती हैं, तभी मैं तुम्हारे दादाजी को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वहां पर मेरे पास एक सोने का कड़ा था जिसे मैं बेचकर उससे कुछ पैसे लेती हूँ, और पैसों को लेकर तुम्हारे दादाजी का इलाज कराती हूँ, और जो हमारे पास 1-2 कपड़े थे उन्हें लेकर हम इस मंदिर में आ जाते हैं। और बीते 1 साल से बेटा हम यहीं पर जो सुबह शाम खाना बंटता है उसी खाने को खाकर अपना गुजारा करते हैं, और कोई नल मिल जाता है तो वहां पर 2-4 दिन में नहा लिया करते हैं। यही हमारे जीवन का अब आखिरी गुजारा है। जो सौरभ था इन बातों को सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं और सोचता है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं। तो यहाँ पर सौरभ कहता है कि आप चलो, मैं उन लोगों से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, और अगर दादी दादा घर से चले गए तो आपने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तो यहाँ पर दोनों कहते हैं पति पत्नी कि नहीं बेटा हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमें दोबारा उस जिंदगी में नहीं जीना, हमारी ये जिंदगी भली है, किसी के ताहनों से बढ़िया है कि हम अपने यहाँ पर मांग कर खाएं। लेकिन पोता नहीं मानता है, उनकी उस पोते की तो भाई जान बसती है, और वो जबरदस्ती अपने दादी दादा को घर ले जाता है। जैसे ही इस सौरभ की माँ दरवाजा खोलती है तो गुस्से में लाल हो जाती है और दरवाजे से ही उनकी गालियों की बौछार चल देती है और कहती है कि इन दोनों ने हमारी नाक कटाई थी, ये खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए, तुम इन्हें घर लेकर क्यों आए हो। यहाँ पर सौरभ कहता है कि माँ अब एक और शब्द मत बोलना, अब तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं पिताजी से भी बात करना चाहता हूँ, तभी सब बातों का मसला होगा, हल निकलेगा। अब सौरभ अपने दादी दादा को अपने पिताजी के पास ले जाता है जो कि एक हॉल में बैठे हुए हैं सोफे पर। वहीं पर अपने दादी दादा को बिठाता है, पहले किचन से पानी लाकर उन्हें पिलाता है, उन्हें शांति देता है, और अपने पिताजी के सामने बैठता है और कहता है कि पिताजी आप इस सुंदर से घर में रहते हो, ये घर किसने बनवाया। तो वो पिताजी झट से जवाब दे देता है कि मेरे माँ बाप ने, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है सौरभ कि मैं आपसे एक बात कहूँ, कुछ दिन बाद मैं आपसे कहूँ कि इस घर से तुम चले जाओ या तुम इस दुनिया से चले जाओ, मेरे ऊपर तुम बोझ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यहाँ पर सौरभ के पिता की आंखें नीचे झुक जाती हैं और वो शर्म के मारे सिर ऊपर नहीं कर पाता है। उधर जो माँ गालियों की बौछार कर रही थी उसकी जुबान पर भी ताला लग जाता है। तभी सौरभ कहता है कि माँ मैंने घर भी देखा है, बाहर भी देखा है, मैंने विदेश भी देखा है और देश भी देखा है। हमारे देश की सी संस्कृति ना ही तो कहीं और देशों में है, और जितना महान हमारा देश है ना, वो हमारा देश ही है, कोई और देश हमारे देश की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ आप जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति बदनाम होती है, हमारी संस्कृति पर सवाल खड़े होते हैं, और हम पर सवाल खड़े होते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है वो अपने माँ बाप का मान सम्मान ढंग से नहीं कर रही है। वो माँ भी शर्म के मारे सर नीचे कर लेती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये तो मैंने गलत किया था। दोस्तों अब सौरभ एक बात समझाता है कि पिताजी कितने दिन के दादी दादा हैं, जितने दिन अच्छे से रखोगे तो मरते वक्त इनके अंदर भी संतुष्टि रहेगी कि हमारे बेटे ने हमारा बहुत मान सम्मान और हमें बहुत अच्छे से इस वक्त तक पाला है। क्योंकि बुढ़ापे में ना माँ बाप को बच्चे ही पाला करते हैं। और यहाँ पर सौरभ जो 12वीं कर 2 साल बाहर रहा था, वो इतनी समझदारी की बातें कर रहा था कि शायद जो बाप आज 46-47 साल की उम्र में नहीं कर पा रहा था, वो एक बेटा 25-26 साल की उम्र में कर देता है।
दोस्तों सौरभ की बातें सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने माँ बाप के वो पैर पकड़ लेता है। वो बहू चांडाल जो हमेशा गालियों से सास ससुर का स्वागत करती थी, वो भी अपने सास ससुर से माफी मांगने लगती है। और यहाँ पर सौरभ कहता है कि तुम होश कर लो, आज तो तुमने दादी दादा के साथ किया है, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट या घर में नहीं रखोगे तो कल अपने लिए भी ऐसे ही जगह बना लेना। और दादी दादा तो मंदिर पर रहे हैं, तुम जैसे लोगों को कोई मंदिर पर भी नहीं रहने देगा। दोस्तों यहाँ पर माफीनामा हो जाता है, एक दूसरे से सभी माफी मांग लेते हैं और सभी में प्यार हो जाता है। कुल 5 लोग घर में हैं और उनकी बहुत हैप्पी एंडिंग स्टोरी की होती है। तो आप लोगों को कैसी ये स्टोरी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी तो भाई एक ही सलाह रहेगी कि कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत दीजिए। आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आपके पास पैसा कम है तो उस परिस्थिति में अगर आपका पेट भर सकता है तो उन माँ बाप का भी पेट भर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई अपनी राय जरूर रखा कीजिए, उससे हमें एक ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं और हमारे कहने या करने पर किसी पर फर्क पड़ रहा है। किरदारों के बारे में आपको जज करने का अधिकार है, आप सभी किरदारों को जज कर सकते हैं, सभी के बारे में बता सकते हैं कि उसने क्या किया था या उसने सही किया या गलत किया। अपनी इस बहन को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और नई और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।